हेलो बच्चों, चलिए ज्योग्राफी का कर लेते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 निबंधात्मक प्रश्न है। विभाग अ में पहला प्रश्न है जो 5 नंबर के रहेंगे। ए है, जॉर्ज एरी की भू संतुलन सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र बुक की सहायता से आपको बनाना है। पहले प्रैक्टिस करना है, फिर आंसर शीट में अच्छे से बनाना होगा। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्ज एरी का भू संतुलन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण भौगोलिक सिद्धांत है जो पृथ्वी की सतह पर संतुलन की स्थिति को समझाने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की शक्तियों और प्रक्रियाओं के बीच संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। जॉर्ज एरी के अनुसार पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित शक्तियाँ और प्रक्रियाएं कार्य करती है। पहला है विकृति शक्तियाँ। ये शक्तियाँ पृथ्वी की सतह को विकृत करती है, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटों की गति, ज्वालामुखी विस्फोट और तापीय विस्तार। दूसरा है संतुलन शक्तियाँ। ये शक्तियाँ पृथ्वी की सतह को संतुलन में रखती हैं, जैसे कि अपक्षय, अपर्दन और जमाव। तीसरा है प्राकृतिक चक्र। यह चक्र पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को दर्शाता है, जैसे कि जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। इन शक्तियों और प्रक्रियाओं के बीच संतुलन की स्थिति पृथ्वी की सतह पर एक स्थिर और संतुलित वातावरण बनाए रखने में मदद करती है। यह सिद्धांत पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को समझने और उनके बीच संतुलन की स्थिति को दर्शाने में मदद करता है। यह सिद्धांत भूगोल, भूविज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में महत्वपूर्ण है। बी है, पटल विरूपणी संचलन क्या है? आंसर है, पटल विरूपणी संचलन एक प्रकार की भूगर्भिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की पपड़ी या पटल में विभिन्न प्रकार के विरूपणी या खनिजों का संचलन होता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक और भू रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। विभिन्न प्रकार के पटल विरूपणी संचलन है। पहला है जलवाहित पटल विरूपणी संचलन। यह प्रक्रिया जल के माध्यम से होती है, जिसमें जल में धुले हुए विरूपणी या खनिज पृथ्वी की सतह पर संचलित होते हैं। दूसरा है वायु वाहित पटल विरूपणी संचलन। यह प्रक्रिया वायु के माध्यम से होती है, जिसमें वायु में घुले हुए विरूपणी या खनिज पृथ्वी की सतह पर संचलित होते हैं। तीसरा है जैविक पटल विरूपणी संचलन। यह प्रक्रिया जीवों के माध्यम से होती है, जिसमें जीव विरूपणी या खनिजों को अपने शरीर में अवशोषित करते हैं और फिर उन्हें पृथ्वी की सतह पर संचलित करते हैं। चौथा है भूतापीय पटल विरूपणी संचलन। यह प्रक्रिया पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा के कारण होती है, जिसमें विरूपणी या खनिज पृथ्वी की सतह पर संचलित होते हैं। पांचवा है प्लेट टेक्टोनिक्स पटल विरूपणी संचलन। यह प्रक्रिया पृथ्वी की पपड़ी में प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण होती है, जिसमें विरूपणी या खनिज पृथ्वी की सतह पर संचलित होते हैं। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के विरूपणी या खनिज संचलित होते हैं, जो पृथ्वी की भूगर्भिक और भू रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। सी है अपवाह तंत्र और अपवाह प्रणाली में क्या अंतर है? आंसर है, अपवाह तंत्र और अपवाह प्रणाली दोनों ही जल संचलन और जल प्रवाह से संबंधित है, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर है। पहला है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जल के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली एक प्राकृतिक प्रणाली है। इसमें जल संचयन, जल प्रवाह और जल निकासी की प्रक्रियाएं शामिल है। अपवाह तंत्र में नदियाँ, झीलें, तालाब और अन्य जल स्रोत शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए नदियों का जल प्रवाह, झीलों और तालाबों का जल संचयन, वर्षा जल का निकासी। अपवाह प्रणाली है। अपवाह प्रणाली एक मानव निर्मित प्रणाली है जो जल के प्रवाह को नियंत्रित करने और जल संचयन करने के लिए डिजाइन की गई है। इनमें जल शोधन संयंत्र, जल पंपिंग स्टेशन और जल वितरण प्रणाली शामिल होते हैं। उदाहरण है, पहला है शहरी जल आपूर्ति प्रणाली, दूसरा है जल शोधन संयंत्र, तीसरा है सिंचाई प्रणाली। इनमें अंतर है। पहला है प्राकृतिक बनाम मानव निर्मित। अपवाह तंत्र एक प्राकृतिक प्रणाली है, जबकि अपवाह प्रणाली एक मानव निर्मित प्रणाली है। दूसरा है उद्देश्य। अपवाह तंत्र का मुख्य उद्देश्य जल के प्रवाह को नियंत्रित करना और जल संचयन करना है, जबकि अपवाह प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जल की आपूर्ति और वितरण करना है। तीसरा है संरचना। अपवाह तंत्र में नदियों, झीलें और अन्य जल स्रोत शामिल होते हैं, जबकि अपवाह प्रणाली में जल शोधन संयंत्र, जल पंपिंग और जल वितरण प्रणाली शामिल हो सकते हैं। अगला है
दूसरा नंबर संक्षिप्त प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 मार्क्स के रहेंगे। 2 प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, ए है तैराव का नियम से आप क्या समझते हैं। आंसर है तैराव का नियम, जिसे आर्किमिडीज का नियम भी कहा जाता है, एक भौतिकी का सिद्धांत है जो तरल पदार्थों में वस्तुओं के तैरने या डूबने की स्थिति को समझाता है। तैराव का नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह या आंशिक रूप से डूबी होती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे तैराक बल या आर्किमिडीज बल कहा जाता है। यह बल वस्तु के विस्थापित तरल पदार्थ के वजन के बराबर होता है। इस नियम के कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला है तैराक बल। जब कोई वस्तु तरल पदार्थ में डूबी हुई होती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे तैराक बल कहा जाता है। दूसरा है विस्थापित तरल पदार्थ। वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ का वजन तैराक बल के बराबर होता है। तीसरा है तैरना या डूबना। यदि वस्तु का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से कम होता है तो वह तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक होता है तो वह डूबती है। तैराक का नियम विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे कि नौवहन, जल संचयन और जल विज्ञान। यह नियम हमें तरल पदार्थों में वस्तुओं के व्यवहार को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है खुला वलन एवं बंद वलन में क्या अंतर है। आंसर है खुला वलन और बंद वलन दोनों ही तरल पदार्थों के भौतिक गुणों को समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। इनमें मुख्य अंतर यह है, पहला है खुला वलन। इसमें पहला है खुला वलन की परिभाषा। खुला वलन एक ऐसा वलन होता है जिसमें तरल पदार्थ के ऊपर कोई ढक्कन या बंद नहीं होता। दूसरा है दाब। खुले वलन में तरल पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तीसरा है उदाहरण, एक खुली बोतल या एक खुला गिलास जिसमें पानी भरा हो। बंद वलन, इसमें पहला है परिभाषा। बंद वलन एक ऐसा वलन होता है जिसमें तरल पदार्थ के ऊपर एक ढक्कन या बंद होता है। दूसरा है दाब। बंद वलन में तरल पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो सकता है, क्योंकि ढक्कन के कारण तरल पदार्थ के ऊपर का दबाव बढ़ जाता है। तीसरा है उदाहरण, एक बंद बोतल या एक सीलबंद कंटेनर जिसमें तरल पदार्थ भरा हो। इन दोनों प्रकार के वलनों में तरल पदार्थ के व्यवहार और गुणों में अंतर हो सकता है, जैसे कि दाब, तापमान और घनत्व में परिवर्तन। सी नंबर है मृदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। आंसर है मृदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मृदा की गुणवत्ता और उर्वरता को बनाए रखना और सुधारना है, ताकि वह फसलों की वृद्धि और उत्पादन के लिए उपयुक्त रहे। मृदा प्रबंधन के उद्देश्यों में शामिल है मृदा प्रबंधन के उद्देश्य। पहला है मृदा की गुणवत्ता में सुधार। मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जैसे कि मृदा की जल धारण क्षमता, वायु प्रवेश और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करना। दूसरा है मृदा क्षरण को रोकना। मृदा क्षरण को रोकने के लिए जैसे कि जल और हवा के कारण होने वाले मृदा क्षरण को रोकना। तीसरा है फसल उत्पादन में वृद्धि। फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जैसे कि मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करना और फसलों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा परिस्थितियों को बनाए रखना। चौथा है मृदा जीव विविधता को बनाए रखना। मृदा जीव विविधता को बनाए रखने के लिए जैसे कि मृदा में रहने वाले जीवों की विविधता को बनाए रखना और उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देना। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए जैसे कि मृदा प्रदूषण को रोकता है और मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपयुक्त प्रबंध प्रथाओं को अपनाना। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का संतुलन से आप क्या समझते हैं। आंसर है ऊष्मा का संतुलन एक भौतिकी का सिद्धांत है जो ऊष्मा के संचार और संतुलन को समझाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वे ऊष्मा का आदान प्रदान करती हैं और अंततः एक संतुलन अवस्था में पहुंच जाती है। ऊष्मा का संतुलन के अनुसार जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो ऊष्मा का संचार होता है और दोनों वस्तुएं एक ही तापमान पर पहुंच जाती है। यह संतुलन अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं और उनके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊष्मा का संतुलन के कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला है ऊष्मा का संचार। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो ऊष्मा का संचार होता है। दूसरा है तापमान का संतुलन। दोनों वस्तुएं एक ही तापमान में पहुंच जाती हैं। तीसरा है संतुलन अवस्था। यह संतुलन अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहती है और उनके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊष्मा का संतुलन विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं
तीसरा नंबर है अति संक्षिप्त प्रश्न, जिनमें किन्हीं 2 प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देना है। तो ये शॉर्ट है, इसमें बहुत छोटे कम शब्दों में हमको आंसर करना है। पहला है प्लवनशीलता का सिद्धांत क्या है? आंसर है प्लवनशीलता का सिद्धांत एक भौतिकी का सिद्धांत है जो वस्तुओं की प्लवनशीलता को समझाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई होती है तो वह वस्तु उस तरल पदार्थ के घनत्व के सापेक्ष अपने घनत्व के आधार पर प्लवित होती है या डूबती है। बी नंबर है शीर्ष मृदा से आप क्या समझते हैं? शीर्ष मृदा मृदा की वह परत है जो जमीन की सतह पर स्थित होती है। यह मृदा की सबसे ऊपरी परत है जो आमतौर पर 5 से 30 सेंटीमीटर मोटी होती है। शीर्ष मृदा में कई महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो इसे मृदा की अन्य परतों से अलग बनाते हैं। उर्वरता, जल धारण क्षमता। सी नंबर है सूर्याभिताप से आप क्या समझते हैं? आंसर है सूर्याभिताप सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाली गर्मी को दर्शाता है। यह शब्द सूर्य के ताप को व्यक्त करता है जो पृथ्वी पर पड़ता है और जिससे तापमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है डी नंबर, जल चक्र के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? आंसर है जल चक्र पृथ्वी पर जल की गति और परिवर्तन की प्रक्रिया है। जल चक्र के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। जल चक्र के चरण, पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है वर्षा, चौथा है अपवाह, पांचवा है भूजल पुनर्भरण और छठवां है वाष्पीकरण। तो बच्चों, यह विभाग अ खत्म होता है और हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में जिसमें मैं विभाग ब लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू।